सभी को राम राम। और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग पे चल रहे थे जिसके बारे में मैं बोलना चाहता था, पर कुछ ठोस नहीं बन पा रहा था, मतलब कुछ एलाबरेट वर्जन नहीं बन पा रहा था। और बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिन पे पिछले वीडियो जैसा ही वीडियो बन जाता, इसलिए भी मैंने नहीं बनाया। So now I am here to talk about हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस। तो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं, तो व्हाट आई विल टॉक इज़ कॉमन परसेप्शन ऑफ एन कॉमन मैन लाइक यू एंड मी। जो भी मैं बोलूँगा, जो आप सोचते हो या मैं सोचता हूँ या हमारे जैसे करोड़ों आम आदमी लोग सोचते होंगे, बस मैं वह बोलूँगा। हाँ, थोड़ा मैं अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बोलूँगा, आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से सोचते होगे, बस इतना डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हरियाणा इलेक्शन पे बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड गया, मोर लाइक छत्तीसगढ़। जैसे हमारे जनरल इलेक्शंस में था कि 2 बार से सरकार चल रही है, तो हम सबको उम्मीद थी कि मतलब सीटें कम ज़्यादा होंगी पर सरकार बीजेपी की ही आएगी। हमारे हार्ट में कहीं ना कहीं हमको ये बात पता थी, पर वहाँ पे भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था जो बीजेपी के साथ हुआ। उतनी भी कम सीटें आएंगी इतना किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ठीक था जो भी हुआ, मतलब उतना चलाया जा सकता था। पर हरियाणा में जो हुआ वो बहुत डिफरेंट था उससे, क्योंकि हरियाणा में भी सेम ही बात थी, वहाँ पे भी बहुत टाइम से सरकार चल रही थी, पर वहाँ पे ना तो मोदी जैसा कोई स्ट्रॉन्ग फेस था बीजेपी के पास, और जाट आंदोलन, ये पहलवान आंदोलन, और जिस तरीके से एक माहौल बना था इलेक्शन से पहले कि कास्ट के ही नाम पे सही, लेकिन एक माहौल बना था कि सब कुछ बीजेपी के अगेंस्ट चला गया है। तो सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मुझे लगता है बीजेपी लीडर्स भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन उनके पास नहीं आने वाला है। यहाँ तक कि वो हुड्डा जी तो पूरा तैयारी करके बैठे थे, ढोल नगाड़े मिठाइयाँ सब बनी हुई रखी थी उनके यहाँ। तो मैं बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हारे हुए इलेक्शन भी जीत लेती है, और उसी जगह हम लोग अपनी अपोजिशन को देखते हैं तो वो जीते हुए इलेक्शन भी हार जाती है। उसका मेन कारण ये है कि पहली बात तो बीजेपी वाले गिव अप नहीं करते हैं। आज इस बार आरएसएस भी फुल फोर्स में थी, योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी सभाएं हुई। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ की ही सभाओं, जहाँ जहाँ उनकी सभाएं हुई वहाँ पे 80% बीजेपी की सीट आई है। और उनका वो जो स्टेटमेंट आया था बटेंगे तो कटेंगे वाला, उसको पूरे इलेक्शन में बहुत जोर मिला, उसके वजह से भी काफ़ी कुछ डिफरेंस आया। और अगर उसी जगह पे कांग्रेस को ले तो दे वेयर मोर लाइक कॉन्फिडेंट कि हम ही जीतने वाले हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, हम कास्ट के नाम पे वोट मांग लेते हैं। जैसे जनरल इलेक्शन में उलटफेर कर दिया था, थोड़ा ही सा सही, उनके लिए वही खुश थे वो उतने ही में, उतना ही अगर उतना भी कर देंगे तो इस बार हरियाणा इलेक्शन निकाल ले जाएंगे। बेसिक बात ये है कि इससे दिक्कत कहाँ पे है। मतलब ठीक है, बीजेपी हर इलेक्शन जीत रही है, अपोजिशन हर इलेक्शन हार रही है, लेकिन ये ले कहाँ पे जा रहा है देश को? ये ले जा रहा है देश को कहीं ना कहीं, मतलब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में जब तक आपका अपोजिशन नहीं मजबूत है तब तक आप कितनी भी अच्छी सरकार चुन के ले आओ वो नहीं अच्छे से चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी के अंदर, आप अपना एग्जाम्पल लेके रख लो कि अगर आप हर चीज़ में ही दूसरों से आगे निकलते चले जाओगे तो कितना भी आप बोल लो पर आपके अंदर एरोगेंस आ जाएगा। और सेम चीज़ ही बीजेपी के साथ हो रही है कुछ कुछ जगहों पे। और उसकी वजह से होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम बच रहे हैं। अब राहुल गांधी हैं, इस समय मोस्टली वो कास्ट के ऊपर ही बात करते हैं, कास्ट रिजर्वेशन और कास्ट के ऊपर, और यहाँ तक कि कास्ट के ही आधार पर वो जनसंख्या भी कराना चाहते हैं। तो आई मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई
जो आप बीजेपी को देख लो, बीजेपी को आप बोलने को बोल सकते हो कि वो भी कास्ट पे राजनीति करते हैं, पर जो उनका मेन राजनीतिक आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है, ना कि कास्ट। और अगर कोई पार्टी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़के, भले ही वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, पर उनको कोई भी वो लोग वोट देने नहीं जाते हैं। मुझे आप समझ रहे हो मैं किसके बारे में कह रहा हूँ कि वो लोग उनको वोट नहीं देते हैं, वो हमारे ही वोटों से जीत रहे हैं। और हमें भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर कोई पार्टी है जो कुछ ही हद तक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चल रही है तो वो बीजेपी है, और कोई पार्टी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रही है। हालांकि बीजेपी भी पूरी तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे नहीं चल रही है, जितनी चीज़ें हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रही हैं, लेकिन शायद 5% 10% मिल जा रहा है। और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारी अपोजिशन तो उतना भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि वो सब कुछ कास्ट के आधार पर देंगे भाई, जिसके कास्ट के ज़्यादा लोग उनको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। सिर्फ बोल रहे हैं, पता नहीं उसके बाद कास्ट के आधार पे ये कब रिलीजन के आधार पे हो जाएगा और कब अल्पसंख्यकों को ज़्यादा चीज़ें मिलने लगेंगी, ये हम सब अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा इलेक्शन से एक चीज़ अच्छी ये हुई है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज गया होगा कि हिंदू अब कास्ट की राजनीति से ऊपर उठना चाहता है। भले ही सारे सेक्शंस ऐसा ना चाहते हों, हिंदुओं में एक कुछ कास्ट सेक्शंस ऐसे होंगे जो कास्ट के ही नाम पर अभी भी वोट करते होंगे, पर एक बड़ा वर्ग आ रहा है, एक एजुकेटेड वर्ग आ रहा है, जो ये युवा आ रहे हैं कुछ हद तक, ये अब कास्ट की राजनीति से ऊपर उठना चाहते हैं। और ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था, शायद इससे हमारी अपोजिशन सीख ले और वो भी अब कास्ट की राजनीति करना बंद कर दे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है हरियाणा इलेक्शन से जो निकल के आया है। दूसरा, हरियाणा इलेक्शन से जो पॉइंट निकल के आया है वो बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी का निकल के आया है। मतलब उन लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट आने वाला है इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं एक इलेक्शन में, और इससे भी बाकी पार्टियां सीख ले सकती हैं। और तीसरा जो सबसे बेस्ट पॉइंट निकल के आया वो ये है कि बहुत टाइम से जो प्रोटेस्टर्स हैं किसान आंदोलन के, वो हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए थे और उनको दिल्ली में एंट्री नहीं देने दे रही है हरियाणा सरकार। और अगर ये इलेक्शन बीजेपी हार जाती तो वो एक बार फिर से वही लाल किले वाला सीन हम लोगों को दोहराते दिखते। तो बीजेपी का इलेक्शन जीतना उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, एंड आई एम ग्लैड दैट दे वॉन। और अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस पे, जिस पे मैं मेनली फोकस करना चाहता था। हरियाणा इलेक्शन वाला तो मैं खुश बस इसलिए हूँ क्योंकि वहाँ पे कास्ट कार्ड जो था वो फेल हो गया। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम मतलब पर्सनली मैं जिस तरीके से पॉलिटिक्स को देखता हूँ तो मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। पर जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला इलेक्शन था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, जिनकी पार्टी वहाँ पे अब सरकार बनाएगी, उन्होंने ऐसा बोला भी, मतलब उनकी पार्टी का स्टैंड भी हमेशा से यही रहा है कि वो आर्टिकल 370 हटने से खुश नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो बीजेपी ने इलेक्शन शुरू होने से पहले 34 to 35 सीट्स का अनुमान लगाया था काउंटिंग से पहले, और उनकी 29 सीट्स आई, जिसमें सारी सीटें ही जम्मू से आई हैं, तो और कश्मीर से कोई सीट नहीं आई। अब अगर मैं कहता हूँ आपको राजनीति की 0% नॉलेज है और 0% इंटरेस्ट है आपको राजनीति में, पर अगर आप फिर भी कश्मीर की तरफ देखोगे तो आप भी ये बात समझ जाओगे कि बीजेपी की सरकार में कश्मीर में कितना बदलाव आया है और आर्टिकल 370 के हटने के बाद कितना बदलाव आया है। पहले हम हमेशा पत्थरबाजी की खबरें सुनते थे, नेट बंद होने की खबरें सुनते थे, स्कूल कॉलेज बंद होने की खबरें सुनते थे, श्रीनगर में लाल चौक पे अपना तिरंगा फहराने के लिए ही हम लोगों को मतलब जान की बाजी लगा के, जिसको भी तिरंगा पहना उसको जान की बाजी लगानी पड़ती थी। पर अब वहाँ हमेशा तिरंगा लहरा रहा है, और ना कभी स्कूल कॉलेज बंद होते हैं, ना कभी पत्थरबाजी की खबरें उतनी फ्रेक्वेंटली सुनने को मिलती हैं, ना नेट बंद करना पड़ता है। आतंकवादी घटनाएं भी पहले के मुकाबले
बहुत ही कम हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई हैं। डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ है, पर इतना सब होने के बाद भी बीजेपी को कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली है। अब जो उससे एक मैसेज मुझे लगता है कि सरकार को भी मिल गया होगा कि जो सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी लेके वो लोग चल रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म में उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला है नहीं। हाँ, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कश्मीर में कुछ करना नहीं चाहिए, कश्मीर भी हमारा ही एक अभिन्न अंग है, उसको पूरी वैल्यू देनी चाहिए। पर इतना ज़रूर किया जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर को सेपरेट करके दोनों जगह अलग अलग गवर्नमेंट चलाई जाए। क्योंकि मतलब जम्मू के लोग जो हैं, उन्होंने पूरी तरीके से जब किसी और पार्टी को वोट दिया है और फिर उनको एक ऐसी गवर्नमेंट के अंडर रहना पड़ेगा जो सेकुलर नहीं है, किसी भी फॉर्म में सेकुलर नहीं रहेगी। भले ही वो सेकुलर होने का ढोंग करने, पर सेकुलर रहेगी नहीं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो आने वाले समय में जम्मू में भी ना हो, इसके लिए ऐसा होना चाहिए। अब कहने के लिए तो लोग कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको पूरी तरीके से झूठ करार देते हैं, क्योंकि उस समय ना तो इतना इंटरनेट था ना सब कुछ था। पर अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बाद इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है नहीं कि अगर एक सेकुलर गवर्नमेंट आपके ऊपर नहीं होगी तो, और आप उस कम्युनिटी के साथ रह रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। अगर मेजॉरिटी में उस कम्युनिटी के साथ आप रह रहे हो और आप माइनॉरिटी हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये बांग्लादेश ने हमको अच्छी तरीके से दिखा दिया है। कश्मीर पंडित वाले इंसिडेंट से अगर आपको सीख नहीं मिली है तो। और मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा सगुन परिहार जी को, जिन्होंने किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था और उनके मम्मी पापा टेररिस्ट अटैक में ही मार दिए गए थे। और उसके बाद जब वो इलेक्शन लड़ रही थी तो भी उनके ऊपर कई सारे डेथ थ्रेट्स आए और भी बहुत तरीके से उनको परेशान किया गया। पर एट लास्ट नवरात्रि में 756 वोटों से वो विजयी हुई। तो आज दशहरा भी है, तो हैप्पी विजयदशमी। और उनके जैसी लड़कियां ही हैं जो, मतलब मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता कि कौन लड़का कौन लड़की, लेकिन फिर भी उनकी जैसी लड़कियां ही हमें ये मैसेज दे रही हैं कि अगर आप अपने रूट से जुड़े रहो, अपने धर्म से जुड़े रहो और बिना डरे उसी राह पे चलते रहो तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगर आप सही हो तो जीत आप ही की होनी है। विजयदशमी का त्यौहार भी हमें यही सिखाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होगी, अच्छाई की होगी। और सगुन परिहार जैसे लोग भी हमें यही सिखाते हैं कि जीत हमेशा अच्छाई की होगी, सच्चाई की होगी। तो भले ही कितने भी कश्मीरी पंडित जैसे इंसिडेंट इस दुनिया में हो जाए या फिर बांग्लादेश जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं और होते रहें, पर अगर आप अपने कल्चर के साथ जुड़े रहोगे और आप दूसरों की गलतियों से सीख लोगे, जैसे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर उससे आप सीख ले रहे हो अगर, तो आने वाले समय में वो आपके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीखोगे और सच्चाई के रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलना चाहते हो, आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो, आप आंखें बंद करके रखना चाहते हो, आप उसी सेकुलर दुनिया में रहना चाहते हो जो आपके सामने पेश करी जा रही है, तो फिर आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। एक समय आएगा, आज नहीं आएगा तो आज से 50 साल बाद आएगा, 100 साल बाद आएगा, पर आपको वही फेस करना पड़ेगा जो शायद आपके एंसेस्टर्स ने फेस किया था। और जो उनमें से टिके रहे वो आज भी हिंदू हैं, और जो नहीं टिक पाए उनके साथ क्या हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उस सिचुएशन में ही नहीं आना चाहते हो कि आपको ये चूज़ करना पड़े कि आपको मरना है या हिंदू बने रहना है, तो अभी से सीख लो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन से जो एक चीज़ और निकल के आई है कि जो भी हवा बनी थी जनरल इलेक्शंस में कि कांग्रेस पार्टी वापस आ गई है, वो सिर्फ एक झूठी हवा थी। कांग्रेस पार्टी कहीं भी वापस नहीं आई है।
उनका हरियाणा में भी बुरा हाल रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में जो उनके हिस्से की 32 सीटें थी उसमें से उन्होंने सिर्फ 6 में जीत हासिल की है, तो वहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस बहुत निराशाजनक है। जनरल इलेक्शंस में कहीं ना कहीं यूपी में समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस था उसकी वजह से लॉन्गर वर्जन में इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा था। बाकी सब कुछ सब जगह एक्सपेक्टेड ही हुआ था, बस वही जो समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस था वही अनएक्सपेक्टेड था, और वो भी कुछ गलत नहीं था। मैं कहता हूँ कि अगर बिल्कुल ही अपोजिशन कमज़ोर पड़ जाएगी तो इलेक्शन का मतलब ही क्या रह जाएगा। पर अगर इन सब इलेक्शनों से अपोजिशन पार्टियां ये सीख ले लें कि कास्ट के नाम पर राजनीति करना बंद करें, और अगर सेकुलरिज्म का ही चोला ओढ़ के रहना है तो उसको ही अच्छे से ओढ़ के रखें। वही सेकुलरिज्म मत दिखाएं जो पार्टीशन के टाइम से हमारे साथ दिखाया जा रहा है कि उनको देश दे दिया गया, हमारे वाले को धर्मशाला बना दिया गया, और हर बार सेकुलरिज्म की उम्मीद हमारे से ही करी जा रही है। अगर यही करते रहेंगे तो मुझे इन सब इलेक्शनों से एक चीज़ तो पता चल गई है कि हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है, शायद उनमें से सारे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन एक वर्ग निकल कर आ रहा है जो अब उस सेकुलरिज्म को स्वीकार नहीं करेगा। तो या तो आप अपनी गलती से सीख लीजिए, या तो आप जिस दशा में हैं उसी दशा में रहने के लायक नहीं हैं। और इसके बाद मैं एक चीज़ और ये बोलूँगा कि मैं अपने साइड से तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, पर देश को एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है अगर अपोजिशन पार्टियां नहीं सीखेंगी तो। मतलब ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है, मेरे दिमाग के अंदर की बात है, ये मैं आप नहीं कर सकते मुझे पता है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत इसलिए है कि मतलब मैंने कहीं पढ़ा था और वो बात मेरे दिमाग में रह गई कि बीजेपी अगर इसी तरह अपनी सरकार चलाती रही तो बीजेपी धीमे धीमे कांग्रेस बन जाएगी, और मुझे डर है कि अगर बीजेपी कांग्रेस बन गई तो फिर हमें कौन बचाएगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए कि क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टियां नहीं सीखेंगी तो हम लोग एज हिंदू कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप मानो या ना मानो। और उस स्थिति से बचने के लिए हमें चाहिए कि बीजेपी के अगेंस्ट कोई पार्टी आए जो बीजेपी की ही आइडियोलॉजी की हो या उससे बेटर आइडियोलॉजी की हो। खैर ये सब हमारे हाथ में है नहीं, या फिर है भी, अगर सेम आइडियोलॉजी के कुछ लोग मिलकर कुछ सोचते हैं तो। चलो इतना ही बोलना था। सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, माता सीता की जय, जय श्री राम।